वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती। वंदे भारती प्रस्तुत है भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 15वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुनी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी, फूलो और झानो मुर्मू और आचार्य विनोबा भावे की कहानी। आज की कड़ी में सुनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीना दास और कल्पना दत्त जोशी की कहानी। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। पुस्तकें मांग मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। पिताजी ने गोधरा में वकीलात शुरू की। 2 साल उनकी सुपुत्री मणिबेन ने कहा, पिताजी ने पूरी तैयारी भिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊजी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहाँ का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का संभव था, तब माता के देहांत का तार आया। जब वे हत्या के एक मामले में पैरवी कर रहे थे, तब उन्हें अपनी पत्नी के देहांत का तार मिला। वे तार को जेब में रखकर पैरवी करते रहे। उन्होंने कहा कि एक की जिंदगी तो गई, दूसरे की तो बचा लें, और उनका मुवक्किल साहब बच गया। जब उनके भाई इंग्लैंड से लौटे तो वल्लभ भाई के जाने की बारी आई। वे लंदन गए। तब दक्षिण अफ्रीका में श्री मोहनदास करमचंद गांधी इस उधेड़ बुन में थे कि मानव अस्तित्व का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। वल्लभ भाई 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। तब भारतीय नेताओं की सरगर्मियों से उनका कोई वास्ता न था। तब आए गांधी जी। उन धाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। है भारत माता के प्यारे, नैया के खेवनहारे। है भारत माता के प्यारे, नैया के खेवनहारे। ये प्रेम का तुमको कैसा मिला परिणाम हमारे गांधी जी। गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। 1915 में गांधी जी ने गुजरात क्लब में भाषण दिया। बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल उस समय क्लब में ताश खेल रहे थे। उन्होंने गांधी जी की आदर्शवादी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और खेल जारी रखा। 1918 में भयानक बाढ़ आई और गुजरात के खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। 1919 में ब्रिटेन ने बदनाम रॉलेट एक्ट जारी किया। इसके अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध करने की आवाज उठाई।
अमृतसर के जलियांवाला बाग में बिना कारण सेना ने शांत सभा पर गोलियां बरसाईं और सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। अब आजादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1920 में गांधी जी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की घोषणा की। चरखा आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। वल्लभ भाई भी कांग्रेसियों के समान खादी पहनने लगे। नागपुर में अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रीय झंडा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। वल्लभ भाई और विट्ठल भाई नागपुर गए। उन्होंने झंडा सत्याग्रह की अगुवाई की, जिसे शानदार सफलता मिली। किसानों की हालत खराब थी। 1920 में चीजों की कीमतें गिर गई थीं, किसानों को घाटा हो रहा था, मगर सरकार और ज्यादा लगान वसूल करने पर तुली हुई थी। बारडोली के गरीब किसानों ने सरकार से लगान में छूट देने की प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। उनकी फरियाद सुनी वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने किसानों से मुसीबतें झेलने के लिए तैयार होने को कहा और बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया। हजारों किसानों ने उनका साथ दिया। बहुत से लोग जेल गए। जमीन, मवेशी, बर्तन भांडे सब जब्त किए जाने के बावजूद लोगों ने सत्याग्रह जारी रखा। अब डुग्गी पीटकर सरकारी अफसरों के आने की चेतावनी दी जाती, कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर लिए जाते। सारा देश दम साधे हुए 9 महीने तक इस संघर्ष को देखता रहा। श्री के.एम. मुंशी ने कहा, Great experience for me. सरदार ने बड़ी हिम्मत से बारडोली के 80,000 किसानों को अपने साथ लेकर सत्याग्रह चलाया। मेरे लिए यह एक महान घटना थी। सत्याग्रह सफल हुआ। सरकार पुरानी दर पर लगान वसूली के लिए तैयार हो गई। उसने जांच का आदेश दिया। बारडोली सत्याग्रह के बाद वे सरदार कहलाने लगे। उन्होंने देश भर का दौरा किया, किसानों की सेवा का बीड़ा उठाया। अब बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ हो गए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, संवैधानिक परिवर्तन की सिफारिश करने, मगर इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी मेंबर न था। कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। एक शांतिपूर्ण जुलूस में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा गया। बाद में गहरे जख्मों ने उनकी जान ले ली। सारे देश में दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। आजादी की इच्छा और बलवती हो उठी। लाहौर में 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में लोगों ने पूर्ण स्वराज्य हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प किया। पूर्ण स्वराज्य की मांग को अंग्रेजी हुकूमत ने ठुकरा दिया। गांधी जी ने विद्रोह करने की ठानी, नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। सरदार पटेल को दांडी मार्च के रास्ते भर के लोगों में उत्साह जगाने का काम सौंपा गया। उन्हें रास में गिरफ्तार करके साबरमती जेल में ठूंस दिया गया। इसलिए वे गांधी जी की दांडी यात्रा में शरीक न हो सके। 1931 में सरदार पटेल कराची कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसी वर्ष गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शरीक होने लंदन गए। सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इधर स्वदेश में किसानों पर ज्यादा अत्याचार होने लगा। वापस लौटने पर गुरु और चेला दोनों यरबड़ा जेल में बंद कर दिए गए। जब जेल में उन्हें पता चला कि सरकार बारडोली आश्रम को बेच रही है, तो वल्लभ भाई ने हंसी हंसी में कहा, ठीक ही तो है, हमने भी तो उनकी जेलों पर कब्जा कर लिया है। सरदार पटेल बीमार थे, फिर भी वे हंसी मजाक से बाज नहीं आए। नजरबंदी के दौरान उनकी माता और बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल का देहांत हो गया। 1936 में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव लड़ने का फैसला किया।
सरदार पटेल उम्मीदवार चुनने वाली उप समिति के अध्यक्ष बने। 10 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये कांग्रेस की लोकप्रियता का प्रमाण था। जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा तो वायसराय ने ऑर्डिनेंस जारी कर भारत को भी युद्ध में घसीट लिया। हमारे नेताओं से सलाह तक नहीं ली। कांग्रेस इस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने को तैयार थी, बशर्ते लड़ाई समाप्त होते ही भारत को आजाद कर दिया जाए। मगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि भारत पहले डोमिनियन स्टेटस के लायक तो बने। कांग्रेसी सरकार ने त्याग पत्र दे दिया और लोगों से कहा कि वे अंग्रेजों की लड़ाई में मदद न करें। 1942 में जब जापानी भारत की सीमा पर पहुंच गए तब रूजवेल्ट ने चर्चिल को भारतीय समस्या का हल ढूंढने के लिए मजबूर किया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर आए और भविष्य में आजादी दिलाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस अंग्रेजों की चाल समझ गई। उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बम्बई 8 अगस्त 1942 कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। सरदार पटेल ने कहा, अब भारत किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जी ने भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा। हमारी लड़ाई अंग्रेज लोगों से नहीं है, ये तो सरकारी नीतियों से है। उस रात देश के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरदार पटेल को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी और दूसरे नेताओं को नजरबंद कर दिया, मगर वो उनकी आवाज को दबा नहीं सकी और सारे देश में भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा। जनता के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। 1000 से ज्यादा लोग गोली से भून दिए गए और 2000 से अधिक जख्मी हुए। 1 लाख से ज्यादा जेलों में ठूंसे गए। इतिहास में कहीं भी इतनी बड़ी जनक्रांति की मिसाल नहीं मिलती। यूरोप में लड़ाई समाप्त हुई। सभी भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने संवैधानिक रद्दोबदल पर बातचीत के लिए उन्हें शिमला बुलाया। दुर्भाग्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद होने के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। घटनाएं घटती गईं। जब जापान ने हथियार डाल दिए तब मजदूर सरकार ने ऐलान किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस को केंद्र और 8 प्रांतों में बहुमत मिला। कैबिनेट मिशन आया। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर सत्ता सौंपने के बारे में समझौता कराने आए। इस काम में सब राजनीतिक दलों का एकमत होना निहायत जरूरी था, मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मतभेद मिट न सका। इसलिए कैबिनेट मिशन ने समस्या का हल सुझाया। संविधान सभा स्थापित हुई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। सरदार पटेल ने गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाला। आखिर मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हुई। लियाकत अली वित्त मंत्री बने, मगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने पर अड़ी हुई थी। देश भर में दंगे हुए। देश का बंटवारा करना जरूरी हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बने। सभी पार्टियों ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1947 को दोनों आजाद डोमिनियनों को सत्ता सौंप दी जाए। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। उनके सामने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की गंभीर समस्या थी। सरदार ने कहा, हम इस समस्या का सामना करेंगे और कामयाब होंगे। इसके बाद सरदार 500 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के काम में जुट गए। ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलीनीकरण शायद सरदार पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। गांधी जी की हत्या से सारा देश अनाथ हो गया। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। सरदार को गहरा सदमा पहुंचा, पर उन्होंने कहा कि आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, हमें गांधी जी के आदर्शों को साकार बनाना। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यद्यपि सरदार का स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वे सारे देश का दौरा करते रहे। अपने आचरण से लोगों में लगन और अनुशासन की ज्योति जगाते रहे। वे वास्तव में भारत के लौह पुरुष थे। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लेबर मस्ट ऑल। क्या सरकार, क्या उद्योग, क्या मजदूर, सबको राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहिए। अगर देश डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, खुशहाल हुआ तो हम भी खुशहाल होंगे। Here and better state of living. Who flourishes if the country sinks into economic slavery? Who sinks if the country prospers? 15 दिसंबर 1950 स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बंबई में देहावसान हो गया। 30 से अधिक वर्षों तक वे आजादी के लिए लड़े, जनता की एकता और कल्याण के लिए काम करते रहे। कुछ जन्मजात नेता हुए हैं, कुछ संयोग से और कुछ धन और भाग्य के जोर पर, मगर वल्लभ भाई पटेल अपने गुणों से नेता बने। उनका जीवन लगन, संकल्प, साहस, अनुशासन और परिश्रम का साकार रूप था। इस महान देशभक्त लौह पुरुष का हृदय नम्रता, दया और भारतीय जनता के लिए असीम प्रेम से भरपूर था। वे वास्तव में भारत के महान सेवक थे, सच्चे देशभक्त थे और थे भारत की आजादी के निराले सेनानी। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो। ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हो। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। अभी आपने फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्र पर आधारित सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी सुनी। अब सुनिए स्वतंत्रता सेनानी बीना दास की कहानी। आलेख रेणु चतुर्वेदी, स्वर जी श्याम।
इतिहास का वो स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थीं बीना दास। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनले जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। बंगाल के कृष्णानगर में 24 अगस्त 1911 को वे सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी के घर जन्मी थी। बेनी माधव बंगाली विद्वान, प्रख्यात अध्यापक और महान देशभक्त थे। उनके शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने नेताजी के मस्तिष्क पर ये अमिट छाप छोड़ी जिसका उल्लेख स्वयं नेताजी ने अपनी पुस्तक भारत पथिक में किया है। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। न डर उड़ा के दुश्मनों का सर, जो दे वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर, जो दे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, कौमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बीना की माता सरला दास भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थीं और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्याश्रम नामक संस्था भी बनाई थी। ब्रह्म समाज का अनुयायी ये परिवार शुरू से ही देशभक्ति से ओतप्रोत था। घर का माहौल काफी सामाजिक और क्रांतिकारी था। इसका प्रभाव बीना दास और उनकी बड़ी बहन कल्याणी दास पर भी पड़ा। साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी, मेजिनी और गेरीवाल्डी जैसे लेखकों की रचनाओं ने उनके विचारों को नई दिशा दी। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना शुरू कर दिया था। साल 1928 में अपने स्कूल की शिक्षा के बाद बीना दास कोलकाता में महिलाओं के संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्र संघ में शामिल हो गईं। ये संघ ब्राह्मो गर्ल्स स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बैथ्यून कॉलेज, डायोसियन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का समूह था। बंगाल में संचालित इस समूह में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। संघ में सभी छात्राओं को लाठी और तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल
और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल कई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया था और पुण्याश्रम में रहने लगी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थीं। यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि उनके गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन कमलादास गुप्ता ने ही बीना को रिवॉल्वर दी थी। साथ ही वे टिन के बॉक्सों में बाकी क्रांतिकारियों के लिए बम आदि भी लाती थीं। कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुईं और इसके लिए उन्हें सख्त कारावास की सजा दी गई। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आईं। उनका मन करता था कि किसी अंग्रेज अधिकारियों को गोलियों से भून दें। उन्होंने थोड़ी सी गन चलाने की ट्रेनिंग भी ली। एक दिन उनको बोला गया कि स्कूल में वायसराय की पत्नी आएंगी तो आपको उनका स्वागत करना है। रिहर्सल में जब बीना ने देखा कि वायसराय की पत्नी के चरणों में फूल डालने हैं तो बीना ने फौरन अपने दो दोस्तों के साथ रिहर्सल का ही नहीं, पूरे समारोह का बहिष्कार कर दिया था। सन 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। बंगाल के अंग्रेज गवर्नर स्टैनले जैक्सन मुख्य अतिथि थे। जैक्सन को जैकर्स के रूप में जाना जाता था और क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में वो काफी मशहूर था। उन दिनों क्रांतिकारी बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोलियों का निशाना बनाकर ये जतलाना चाहते थे कि भारत के निवासी उनसे कितनी नफरत करते हैं। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को अपनी गोलियों का निशाना बनाएंगी। 6 जनवरी 1932 दीक्षांत समारोह में जैसे ही गवर्नर ने भाषण देना प्रारंभ किया, बीना दास अपनी सीट पे से उठी और तेजी से गवर्नर के सामने जाकर रिवॉल्वर से गोली चला दी। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर गवर्नर थोड़ा सा असहज होकर यहां वहां हिला, जिससे निशाना चूक गया और वो बच गया। गोली गवर्नर के कान के पास से निकल गई और वो मंच पर लेट गया। गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना दास का गला एक हाथ से दबा लिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर एक सीनेट हॉल की छत की तरफ कर दी। फिर भी बीना दास गोलियां चलाती गई, लेकिन 5 गोलियां चूक गई। उन्होंने पिस्तौल फेंक दी। बीना दास को वहीं पर पकड़ लिया गया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बाप रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में
कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। उन पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में बीना दास ने एक साहसपूर्ण बयान दिया। अखबार पर रोक लगा दिए जाने के कारण वो बयान प्रकाशित न हो सका। बीना दास को 10 साल का कारावास का दंड मिला था। अपने अन्य साथियों के नाम बताने के लिए पुलिस ने उन्हें बहुत सताया। मुकदमे के दौरान उन पर काफी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों का नाम बता दें, लेकिन बीना टस से मस न हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वे गवर्नर की हत्या करके इस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। सजा मिलने से पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ, सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। क्रांतिकारी के तौर पर खुद को तैयार करने के लिए वो कई प्रकार के प्रयोग भी करती थी। साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपने दर्द की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, वो कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना पैर रख देती तो कभी अपनी उंगलियों को लौ पर। और इस तरह देखा जाए तो वे सही मायने में आग से खेलती थी।
1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ साथ बीना भी जेल से बाहर आई। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और पुनः 1942 से 1945 तक के लिए नजरबंद कर लिया गया। 17 नवंबर 1946 को महात्मा गांधी नौखाली पहुंचे, हिंसा के शिकार लोगों को सांत्वना देने। नौखाली आने के बाद महात्मा गांधी ने हिंसा प्रभावित गांवों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वहां की पदयात्रा शुरू की। गांधी जी की नौखाली यात्रा के समय लोगों के पुनर्वास के काम में बीना ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। 1946-1947 में बंगाल प्रांत विधानसभा और 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्या रही। सन 1947 में उनका युगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता जतीश चंद्र भौमिक से विवाह हो गया। पति के देहांत के बाद उन्होंने ऋषिकेश में एकांत जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। बीना दास ने बंगाली में श्रृंखल झनकार और पितृधन नाम 2 आत्मकथाएं लिखी। अज्ञातवास में ही देश को आजादी दिलाने वाली और वीर क्रांतिकारियों में गिनी जाने वाली बीना दास 26 दिसंबर 1986 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गई। बीना दास ने बंगाली में श्रृंखल झनकार और पितृधन नाम 2 आत्मकथाएं लिखी। बीना दास महिला क्रांतिकारियों की सूची में अग्रिम पंक्ति में खड़ी वो महिला क्रांतिकारी है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने के लिए सशस्त्र क्रांति को भी जरूरी समझा और गांधीवादी आंदोलन में भी सक्रिय रही। भारत के हम रहने वाले, भारत हमको प्यारा है, इस धरती का मान बढ़ाना पहला फर्ज हमारा है। इस धरती का मान बढ़ाना पहला फर्ज हमारा है। सदियों के इतिहास में हमको राज ही बतलाया है, देश की जिसने सेवा की है वही बड़ा कहलाया है। देश की जिसने सेवा की है वही बड़ा कहलाया है। ऐसे महान इंसानों के नाम जरा बतलाओ तो, देश की खातिर किसने किया क्या काम जरा बतलाओ तो, देश की खातिर किसने किया क्या काम जरा बतलाओ तो। बापू बिन हथियार जिन्होंने जंग लड़ी आजादी की, जिनके कारण हमने देखी आज घड़ी आजादी की, जिनके कारण हमने देखी आज घड़ी आजादी की। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। अभी आपने स्वतंत्रता सेनानी बीना दास की कहानी सुनी। अब सुनिए स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्त जोशी की कहानी। आलेख रेणु चतुर्वेदी, स्वर यूनुस खान और रेणु चतुर्वेदी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में हर किसी वर्ग और समुदाय ने अपना योगदान दिया। एक तरफ जहां पुरुष क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, वहीं महिलाओं ने भी आंदोलन में कूदकर अंग्रेजों की नींद उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हीं महिला क्रांतिकारियों में एक नाम कल्पना दत्त का है, जिन्होंने अंग्रेजों से बड़ी निडरता और साहस के साथ जमकर लोहा लिया। कल्पना की निडरता और वीरता को देखने के बाद ही उन्हें वीर महिला के खिताब से नवाजा गया था। 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी कल्पना दत्त की प्रारंभिक शिक्षा चटगांव में हुई। सन 1929 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद कलकत्ता चली गईं और वहां पर विज्ञान में स्नातक के लिए बेथ्यून कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ कल्पना मशहूर क्रांतिकारियों की जीवनियां भी पढ़ने लगी थीं। देशभक्ति के बीज अंतर्मन में बहुत गहराई में जमने लगे। आगे चलकर छात्र संघ से वो जुड़ गईं और क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि लेने लगीं। ये महिला छात्र संघ आजादी के कामों में बहुत सक्रिय था।
बीना दास और प्रीतिलता वड्डेदार जैसी क्रांतिकारी महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। तभी इनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई और सूर्य सेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गईं। इस संगठन से जुड़ने के बाद कल्पना ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ दी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सूर्य सेन ने चटगांव के 2 मुख्य शस्त्रागार लूटने, टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को नष्ट करने और यूरोपीय क्लब के सदस्यों, जिनमें से अधिकांश सरकारी या सैन्य अधिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश राज को बनाए रखने में शामिल थे, को बंधक बनाने की योजना बनाई। योजना यह भी बनाई गई कि आग्नेयास्त्रों के खुदरा विक्रेताओं पर भी हमला किया जाएगा। इसके अलावा कलकत्ता से चटगांव को अलग करने के लिए रेल और संचार लाइनों को काटना था। चटगांव के सरकारी बैंकों को लूटकर आगे के विद्रोह के लिए धन इकट्ठा किया जाना था और विभिन्न जेलों में बंद क्रांतिकारियों को मुक्त कराना था। 18 अप्रैल 1930 10 बजे रात को योजना क्रियान्वित की गई। गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जबकि लोकेनाथ बाल के नेतृत्व में 10 पुरुषों के एक समूह ने सहायक बल सेना के दफ्तर, जो अब पुराना सर्किट हाउस कहलाता है, उसे कब्जे में ले लिया। भारतीय रिपब्लिकन सेना चटगांव शाखा के नाम पर किए गए इस हमले में करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। हालांकि टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों को काटने और ट्रेन की गतिविधियों में बाधा डालने में ये लोग सफल रहे, लेकिन गोला बारूद का पता लगाने में सफलता हासिल नहीं हो सकी। लगभग 16 लोगों के एक समूह ने यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पहाड़ली में, जो अब शाहजहां फील्ड के बगल में रेलवे कार्यालय है, उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन गुड फ्राइडे होने के कारण वहां केवल कुछ सदस्य ही मौजूद थे। स्थिति को भांपते हुए फिरंगियों ने अलार्म बजाकर सैनिकों को सूचित कर दिया, जिसकी क्रांतिकारियों ने भी अपेक्षा नहीं की थी। छापे के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हुए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलाम लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारियों ने तड़के ही चटगांव शहर छोड़ दिया और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में चटगांव पहाड़ी श्रृंखला की ओर बढ़ गए।
अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। गणेश घोष, अनंत सिंह, किशोर आनंद गुप्ता और जीवन घोषाल सहित कुछ अन्य सदस्य दूसरी ओर निकल गए और फीनी रेलवे स्टेशन पर लगभग गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। बाद में वे चंदन नगर के एक घर में छिपकर रहने लगे। कुछ दिनों की सरगर्मियों के बाद पुलिस ने कुछ क्रांतिकारियों का पता लगा लिया। 22 अप्रैल 1930 की दोपहर को चटगांव छावनी के पास जलालाबाद पहाड़ियों में आश्रय लिए हुए क्रांतिकारियों को कई हजार सैनिकों ने घेर लिया था। वहां हुई गोलाबारी में 80 से ज्यादा सैनिक और 12 क्रांतिकारियों की मौत हो गई। सूर्यसेन ने अपने लोगों को छोटे समूहों में बांटकर पड़ोसी गांवों में फैला दिया और उनमें से कुछ बच निकले। कुछ कलकत्ता चले गए, जबकि कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना के प्रतिरोध में क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए तीव्र छापेमारी शुरू हो गई। अनंत सिंह ने चंदन नगर में अपने छिपे हुए स्थान से कलकत्ता आकर आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वे चटगांव विद्रोह में पकड़े गए युवा किशोरों के साथ रह सकें। कुछ महीने बाद पुलिस आयुक्त चार्ल्स टेगार्ट ने छुपे हुए क्रांतिकारियों के स्थान को घेर लिया और गोलाबारी में जीवन घोषाल की मृत्यु हो गई। कुछ क्रांतिकारी फिर से संगठित होने में कामयाब रहे। 24 सितंबर 1932 को प्रीति लता की अगुवाई में देवी प्रसाद गुप्ता, मनोरंजन सेन, रजत सेन, स्वदेश रॉय, फणेंद्र नंदी और सुबोध चौधरी ने पुनः यूरोपीय क्लब पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। लेकिन इस योजना का उल्टा असर हुआ और पुलिस ने उन्हें खोज लिया। कलारपोल में मुठभेड़ हुई और देवगुप्ता, मनोरंजन सेन, रजत सेन की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग सुबोध और फणी घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। इस बीच स्वदेश रंजन की अगले दिन पुलिस हिरासत में मौत हो गई। देवी प्रसाद गुप्ता के भाई को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। जनवरी 1932 में विद्रोह के दौरान और बाद में गिरफ्तार किए गए लोगों पर बड़े पैमाने पर मुकदमा चलाया गया और 1 मार्च 1932 को निर्णय दिया गया। प्रतिवादियों में से 12 लोगों को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई तो 2 को 3 साल की जेल की सजा मिली और शेष 32 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। 12 आजीवन निर्वासित क्रांतिकारियों को अंडमान भेज दिया गया। उनमें गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, 16 वर्षीय आनंद गुप्ता और अनंत सिंह आदि शामिल थे। सन 1930 में जब इस संगठन ने चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया तो कल्पना अंग्रेजों की नजर में चढ़ गई थी। ऐसे में इन्हें कलकत्ता से पढ़ाई छोड़कर वापस चटगांव आना पड़ा। हालांकि इन्होंने संगठन का साथ नहीं छोड़ा और लगातार सूर्यसेन के संपर्क में बनी रहीं। इस हमले के बाद कई क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार किए गए थे जो अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे थे। वहीं कल्पना को कलकत्ता से विस्फोटक सामग्री सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कल्पना चटगांव में गुप्त रूप से संगठन के लोगों को हथियार पहुंचाने लगी। फिर कल्पना ने इन क्रांतिकारियों को आजाद कराने का फैसला लिया। इसके लिए इन्होंने जेल की अदालत को बम से उड़ाने की योजना बनाई। इनकी इस योजना में प्रीति लता जैसी क्रांतिकारी महिला भी शामिल थी। इसके लिए इनको हथियार प्रशिक्षण की भी जरूरत थी, इसलिए ये रात के सन्नाटे में सूर्यसेन के गांव जाती और प्रीति लता के साथ रिवॉल्वर शूटिंग में नियमित अभ्यास करने लगीं। सितंबर 1931 को कल्पना और प्रीति लता ने चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमला करने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने अपना हुलिया बदल रखा था। कल्पना एक लड़के के भेष में इस काम को अंजाम देने वाली थी, मगर पुलिस को इनकी योजना के बारे में पता चल चुका था।
अपने मिशन को अंजाम देने से पहले ही कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अभियोग सिद्ध न होने पर उनको रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भी पुलिस उन पर पैनी नजर रखे हुई थी, यहां तक कि उनके घर पर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। परंतु कल्पना पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहीं और घर से भागकर सूर्य सेन से जा मिली। इसके बाद ये 2 साल तक अंडरग्राउंड हो गईं और गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेती रहीं। 2 साल बीत जाने के बाद पुलिस सूर्य सेन का ठिकाना पता लगाने में कामयाब हो गई। समूह के अंदरूनी सूत्र की मुखबिरी के कारण 16 फरवरी 1933 को मास्टरदा सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कल्पना अपने साथी मनीन्द्र दत्ता के साथ भागने में कामयाब रहीं। कुछ महीनों तक ये इधर उधर छिपती रहीं, मगर मई 1933 को ही कल्पना को पुलिस ने घेर लिया था। कुछ देर तक चली इस मुठभेड़ के बाद कल्पना और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चटगांव क्रांतिकारी समूह को गहरा झटका लगा। इनाम के पैसे की लालच, ईर्ष्या या दोनों के लिए नेत्र सेन ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि सूर्य सेन उनके घर पर है। लेकिन इससे पहले नेत्र सेन इनाम के 10,000 रुपए ले पाता, क्रांतिकारियों ने उसे मार दिया। जेल में अमानवीय यातना के बाद 12 जनवरी 1934 को तारेश्वर दस्तीकार के साथ सूर्य सेन को ब्रिटिश प्रशासन ने फांसी दे दी। वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो, वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो। पुकारती है ये धरा ये गगन शहीद हो, पुकारती है ये धरा ये गगन शहीद हो। वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो। शहीद तेरे खून से महक उठेगा ये चमन, मिलेगी जिंदगी तुझे बनेगी मौत भी दुल्हन। तुम आज अपने सर पे बांध के कफन शहीद हो, तुम आज अपने सर पे बांध के कफन शहीद हो। वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो। आज माँ की आंख में न आंसुओं की धार है, न आरज़ू तड़प रही न रूह बेकरार है। माँ की गोद तेरा तन है बाकपन शहीद हो, माँ की गोद तेरा तन है बाकपन शहीद हो। वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो, वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो। कल्पना दत्त को उम्र कैद की सजा हुई। 21 वर्षीय कल्पना को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हो चुकी थी। अब वो किसी भी क्रांतिकारी आंदोलनों का हिस्सा नहीं बनने वाली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1937 में पहली बार प्रदेशों में मंत्रिमंडल बनाए गए। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आदि नेताओं ने क्रांतिकारियों को छुड़ाने की मुहिम छेड़ दी, जिसके बाद अंग्रेजों को बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ना पड़ा था। उन्हीं क्रांतिकारियों में कल्पना दत्त भी शामिल थी और इस तरह कल्पना 1939 में जेल से रिहा हुई। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कल्पना ने कोलकाता विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद कल्पना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गईं। कल्पना जेल के अंदर ही
कई कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में रहीं और उनके विचारों से प्रभावित भी हुईं। इस दौरान उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को पढ़ना भी शुरू कर दिया था। सन 1943 में कल्पना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पूरनचंद जोशी से विवाह के बंधन में बंध गईं। इस तरह कल्पना दत्त अब कल्पना जोशी बन चुकी थीं। ये वही दौर था जब बंगाल की स्थिति अकाल और विभाजन के चलते गंभीर थी। कल्पना ने इस समय बंगाल के लोगों के साथ हमदर्दी बांटी और राहत कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया। इसके बाद कल्पना देश की आज़ादी के साथ ही भारतीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। 1946 में कल्पना ने बंगाल विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार चुनी गई, मगर वो इस चुनाव को जीतने में सफल नहीं रहीं। इस दौरान उन्होंने चिटगांव लूट केस पर आधारित अपनी आत्मकथा भी लिखी। कल्पना एक सांख्यिकी संस्थान में कार्य करने लगी, जहां पहले भी वो कुछ दिनों तक काम कर चुकी थीं। बाद में कल्पना बंगाल से दिल्ली आ गईं और इंडो सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी का हिस्सा बनी। यहीं 8 फरवरी 1995 को कल्पना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कल्पना के 2 बच्चों का नाम है चांद जोशी और सूरज जोशी। चांद जोशी एक बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं, जिनकी पत्नी मानिनी ने इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा, डू एंड डाई चटग्राम विद्रोह। जिस निडरता और साहस के बल पर कल्पना दत्त जोशी ने देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वो आज संपूर्ण देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कल्पना दत्त जोशी अमर हैं। वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो, वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद। ये थी स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्त जोशी की कहानी। आलेख रेणु चतुर्वेदी, स्वर यूनुस खान और रेणु चतुर्वेदी। वंदे भारती। अभी आपने सुनी भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्र पर आधारित श्रृंखला की 15वीं कड़ी। आज इसमें आपने सुनी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीना दास और कल्पना दत्त जोशी की कहानी। संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की थी। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है।